हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो 5 ईयर प्लान की जो हमारी चल रही थी वीडियो लेक्चर सीरीज़, उसमें आज मैं लास्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान मीन्स कि 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो कर लेने के बाद आपका 4 वीडियो में टोटल 5 ईयर प्लान डिटेल में डिस्कशन हो गया है। उसमें फैक्ट भी है, उसमें उस कहानी भी है, स्टोरी भी है, बैकग्राउंड भी है, और उसके बाद जो उस पूरे 5 साल के दौरान जो जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में भी है। तो ये आपका आज लास्ट है, तो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन बचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 10th 5 ईयर प्लान हम लोग किए थे। 10th 5 ईयर प्लान का टाइमलाइन क्या था? 2002 से 2007। ठीक है, उसके बाद 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है। ठीक है, 2007 में क्या था? एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, यूपीए की सरकार थी। इसमें क्या होता है कि 2007 के अगर हम देखें इस 5 ईयर प्लान को, तो इसमें लगभग ये सक्सेसफुल प्लान रहा था, और जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो भी अच्छी ग्रोथ रेट थी। ये हमारी ग्रोथ रेट थी 7.6 की इस 5 ईयर प्लान में, पिछले वाले में। तो हम कह सकते हैं कि अब जो 11th 5 ईयर जब प्लान बन रहा था, तो इससे उम्मीदें ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि 7.6% की अच्छी ग्रोथ रेट होती है। तो आइए देखते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या चीज़ें की गई थी और क्या चीज़ें इसका एम रखा गया था। तो इसके देखिए टाइटल रखा गया था इसका कि टूवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, क्या है? टूवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। हिंदी में इसका मतलब हो गया तीव्रतर और अधिक समावेशीय विकास। देखिए यहाँ पर जोर किस पे दिया गया है? ग्रोथ तो हम फास्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो ग्रोथ कैसा होना चाहिए? इंक्लूसिव होना चाहिए, मीन्स कि समावेशी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आंकड़ों में नहीं हो कि सिर्फ ग्रोथ रेट आ जाए कि जैसे मात्रात्मक हो, कितने परसेंट हुआ। ये जो ग्रोथ होना चाहिए वो पूरे तरीके से होता है, मल्टी डायमेंशनल स्तर पर होना चाहिए, समाज के सभी तबकों का, सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं के साथ। तो इस विकास को इंक्लूसिव विकास कहते हैं। तो आइए देखते हैं कंडीशन ड्यूरिंग द लॉन्च, मीन्स कि क्या बैकग्राउंड पे इसको बनाया गया। क्योंकि देखिए जब भी कोई 5 ईयर प्लान बनता है तो उस पर बैकग्राउंड की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वही बैकग्राउंड उसको तय करेगा कि उसमें क्या एम लेकर गवर्नमेंट चल सकती है। तो देखिए पहला चीज़ क्या बोला है कि इंडिया हैड इमर्ज एज ए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। देखिए 2005-7 तक इंडिया में एक टैग आप सुने होंगे कई बार कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। क्लियर है, मतलब सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। और ख़ास तौर से ये जो बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ये इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा ग्रोथ रेट था, इसलिए इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोला गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज हुए थे। इसका मतलब कि जो बचत और निवेश हैं इसमें वृद्धि हुई थी। तो आपको पता है कि ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ही आगे चलकर प्रोडक्शन देगा। तो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने का मतलब कि सीधा सीधा मतलब है कि ग्रोथ ज़्यादा होगी। सेविंग का मतलब हो गया कि अगर सेविंग है कहीं भी, तो ये सेविंग ही इन्वेस्टमेंट का फॉर्म बनता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी की इनकम 1000 है, उसमें से वो 700 खर्च कर देता है, तो जो 300 बचेगा वो बैंक में रखेगा। तो ये बैंक में रखने के बाद ये 300 ही लोन के रूप में कहीं और जाएगा, या ये जो सेविंग है ये अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और कर सकता है। जैसे अगर एक बिजनेस था, अगर ये 300 बच गया तो मिला के दूसरा बिजनेस को शुरू कर सकता है। तो कुल मिला के ये एक इन्वेस्टमेंट का फॉर्म ले लेती है। क्लियर है ये बात? तो उसके बाद आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। पहले में फास्टेस्ट ग्रोइंग का टैग लगा ही था, इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ ज़्यादा होने लगा। उसके बाद देखिए एक तीसरा चीज़ था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो रिस्पॉन्ड वेल टू फेस द कंपटीशन इन ग्लोबल इकॉनमी। देखिए कभी भी इकॉनमी की हम बात करेंगे तो आपको किससे फाइट करना है? ग्लोबल स्तर पे सभी देशों से प्रोडक्शन। नहीं तो आपका रेट अगर ज़्यादा रहेगा तो आप फाइट नहीं कर सकते हैं। तो आपके क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ अच्छा होना चाहिए एक अच्छे दाम पर। तो क्या है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मीन्स कि कंपटीशन जो ग्लोबल स्तर पे कंपटीशन था उसमें अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसके बाद देखिए एक और चीज़ आता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर वो बहुत कीन थे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए फॉरेन के क्या होता है कि जब कोई इकॉनमी डेवलप हो जाती है तो वहाँ क्या है, रेट वगैरह गिर जाते हैं और वहाँ संभावनाएं कम हो जाती हैं। और जो डेवलपिंग होती है इस तरह की बहुत बड़ी मार्केट इंडिया की, इतने कंज्यूमर के साथ, तो यहाँ क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा कि हम यहाँ पैसा लगाएं। और जब ग्रोथ रेट दिख रही थी कि 7-8 के आसपास ग्रोथ रेट है, तो ये उनको और ज़्यादा
अपने तरफ आकर्षित किया कि आप यहाँ आइए, इन्वेस्ट कीजिए और 7 से 8% का फ़ायदा, आप उसके हिसाब से आप फ़ायदा लेकर के जाइए। तो ये जो विदेशी निवेशक थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे इंडिया में आने के लिए। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा तो ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद अगर हम कंडीशन देखते हैं, ये तो हो गया एक अच्छा कंडीशन अर्थव्यवस्था के लिए। ये पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ग्रोथ वॉज नॉट परसीव्ड एज सफिशेंटली इंक्लूसिव फॉर मेनी ग्रुप, स्पेशली फॉर SC ST एंड माइनॉरिटी। इसका मतलब है कि चौतरफा विकास का अभाव था। मीन्स कि कंपनियां तो फ़ायदा कर रही हैं, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी भी, एम्प्लॉयमेंट भी एक स्तर तक मिल रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ के पिछड़े तबके के लोग हैं, जैसे SC हो गए, ST हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए, इन्हें इस विकास में इनका योगदान बहुत कम है। मीन्स ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर ये इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनका विकास नहीं हो रहा है। इनका विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे समाज के बहुत से लोगों का विकास नहीं हो रहा है। तो ये एक मेन फोकस रखा गया था, मेन पॉइंट रखा गया था जब इस 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया जा रहा था, कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, SC ST माइनॉरिटी के ऊपर, ताकि जो विकास है वो समाज के सभी स्तर पे हो। क्लियर है? तो ये आप बैकग्राउंड समझ गए। ये कंडीशन थी जब ये 5 ईयर प्लान बन रहा था। उसके बाद इसी पृष्ठभूमि पर ये एक विज़न, ये जो 11th 5 ईयर प्लान आता है उसका ड्राफ्ट में देखिए किस क्या क्या विज़न रखे गए थे, क्या क्या मेन फोकस पॉइंट रखे गए थे। तो पहला तो रैपिड ग्रोथ, ये तो आपको करना ही है, क्योंकि ग्रोथ ही सबकी जननी होगी। उसके बाद जो फोकस रखा गया था, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मीन्स कि गरीबी को कम करना है और रोजगार के अवसर पैदा करना है। क्लियर हो गया? एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी की बात की गई है। उसके बाद कहा गया था एसेंस टू इसेंशियल सर्विसेज इन हेल्थ एंड एजुकेशन, स्पेशली फॉर द पुअर्स। कि मीन्स गरीबों को, उसके जो गरीबों को हो उसको स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है, ये अगर हम किसी भी समाज की या किसी भी इंसान की मूलभूत सुविधा की बात करें तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा सर्वप्रथम आते हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा गरीबों के लिए ये इन सेवाओं को उन तक पहुंचाया जाए किसी भी तरीके से, ये भी इस 5 ईयर प्लान का लक्ष्य था। क्लियर हो गया कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं या एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ तक आ जाए। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूजिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। देखिए यहाँ पास क्या होता है कि जब ये 5 ईयर प्लान चल रहा था तो मनरेगा पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि नरेगा से ही क्या होगा कि जो ग्रामीण स्तर पे रोज़गार है, जो ग्रामीण स्तर पे जो रोज़गार है वो मिलेगा। जैसे आपको पता है कि हर एक गांव में लोगों को, जो मज़दूर लोग हैं उनको 100 दिन का डेली का एक गारंटी जॉब दिया जाता है। तो इस क्रम में उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, इसलिए नरेगा पे ज़्यादा फोकस किया गया, इसमें ज़्यादा बजट दिया गया। कारण क्या था कि जो गरीबी स्तर, ग्रामीण स्तर पे गरीबी है उसको नरेगा के माध्यम से ख़त्म किया जाए एम्प्लॉयमेंट देके। उसके बाद देखिए एक और बात कहेगी कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मीन्स कि हम जो विकास कर रहे हैं वो पर्यावरणीय स्थिरता लेकर आए। ऐसा नहीं हो कि हम पर्यावरण का पूरे तरीके से ह्रास कर दें और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना। क्लियर है? और तो इस पर्यावरण को देखते हुए इस पर्यावरण का ऐसा यूज़ करना है ताकि हमारा जो लक्ष्य है ग्रोथ का वो भी अचीव हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए या अभी के लिए पोल्यूशन का खतरा ना रहे, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रॉपर्टी के रूप में ग्रीन कवर, फॉरेस्ट ये दिया जाए। क्लियर है? उसके बाद देखिए एक और चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया गया कि जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी को कैसे दूर करना। देखिए जेंडर इनइक्वालिटी कई स्तर पे हैं, तो उसके कई स्तरों पे बात करते हुए एक तो बोला गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लड़कियां हैं उनका ज़्यादा इनरोलमेंट हो, ठीक है। स्वास्थ्य के स्तर पे इनको बहुत सारी इशू रहती है, नहीं इनको मिल पाता है मेडिकल फैसिलिटी, वो मिले। क्लियर है? रोजगार में इनका ज़्यादा योगदान हो। तो ये सब चीज़ें इसका लक्ष्य रखा गया था। तो जेंडर इनइक्वालिटी भी इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि इसको हमें कम करना है और लड़कियों का जो है विकास संभव करना है, हर संभव। और इसी के आधार पे जो टारगेट थे, वेरियस टारगेट सेट किए गए, लेट डाउन किए गए। क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया कि क्या कंडीशन थे। उसके बाद इसके ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने किस एरिया में ज़्यादा फोकस किया था, उस एरिया में पर्टिकुलरली किस वर्ग को ज़्यादा फोकस किया गया था।
उसके बाद अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें इन सब के बावजूद, तो देखिए 2007-8 में जो इस 5 ईयर का पहला साल था, उसमें क्या होता है 9.3 की बहुत अच्छी ग्रोथ रेट, हम बहुत हैवी ग्रोथ रेट अचीव करते हैं। उसके बाद 2008-9 की बात अगर हम करें तो देखिए 6.7, ओनली 6 पॉइंट मीन्स 9.3 से डायरेक्ट 6.7 आ जाता है। कारण क्या था कि 2008-9 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, वैश्विक मंदी उत्पन्न हुई थी। तो उससे क्या हुआ था कि जब, क्योंकि आजकल वैश्वीकरण का युग है, तो कोई भी देश अगर किसी और देश में भी दिक्कतें होती हैं तो उसका असर उस देश पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में पड़ना ही पड़ना है। तो ये पड़ा, इसके वजह से 6.7 आया। 6.7 उस ग्लोबल क्राइसिस के लिए बहुत अच्छा माना जाना चाहिए, लेकिन अगर नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 9.3 की जगह पे 6.7 हुआ है। उसके बाद रिकवर करते हुए 2009-10 में 8.6, ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ रेट रहा। उसके बाद अगर हम 2010-11 में देखते हैं तो इसमें आप देखिए कि 9.3 ग्रोथ रेट अचीव हुआ है, ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ रेट अचीव हुआ है। इसके बाद एक क्राइसिस फिर 2011-12 में आती है, इसको बोला जाता है सेकेंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ ये क्राइसिस आप अगर देखेंगे तो ये यूरोप में ज़्यादा थी। वहाँ क्या थी कि ये जो डेप्ट की समस्या थी, कई कंट्री ही बहुत ज़्यादा डेप्ट ले लिए थे, क्योंकि यूरो जोन में जो उनका डेप्ट का सिस्टम था, डेट लेकर इन्होंने उस डेट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो कई अच्छे देश जैसे स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए थे। तो ये क्या है कि पूरा जो यूरोप अब एक यूरो जोन की तरफ काम करता है, तो पूरा का पूरा ये यूरोप जो है वो एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया था। तो इसका असर डायरेक्ट इंडिया पर पड़ा, तो ये एक स्लो डाउन आ गया। तो आप ये देखो कि अगर ये इन 5 सालों का हम कंपेयर करें तो 3 साल तो अच्छा वर्क किया, लेकिन जो 2 ग्लोबल क्राइसिस है, इंडिया का कोई ऐसा नहीं क्राइसिस है इसमें, तो ये जो 2 ग्लोबल क्राइसिस है 2008-9 वाला और जो 2011-12 वाला, मीन सेकेंड ईयर और जो 5वां ईयर है इस 5 ईयर प्लान का, इसमें 2 फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो हमारा ग्रोथ था वो थोड़ा कम हुआ था। फिर भी अगर हम देखें टारगेट 9% का रखा गया था, तो हम 8% तो कामयाब रहे इसको पूरा करने में। तो अगर हम इस परफॉर्मेंस को अगर एक समराइज फॉर्म में कहें तो ये 2 ग्लोबल क्राइसिस के बाद भी 2008 और 2011 वाला जो है, इसके बाद भी अगर हम 8% का ग्रोथ रेट अचीव कर पाए हैं तो इसे एक सेटिस्फैक्ट्री मानना चाहिए, मतलब कि ये संतोषजनक है। क्लियर है। और इसमें हम बताएं कि इसमें देखिए कई लक्ष्य रखे गए, जैसे सबको एनरोलमेंट करना है एजुकेशन में, तो सोशल सेक्टर में बहुत काम हो रहे थे। उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत किया गया था, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आए थे, जैसे आप देखेंगे तो हाउसिंग सेक्टर, नए नए मॉल, नए नए इन्वेस्टमेंट, सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बहुत किया गया था। बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया गया था इस समय में, क्योंकि ग्रोथ रेट अच्छा था तो बैंक लोन देने में भी हिचकिचा नहीं रही थी। क्लियर है। तो ये 5 ईयर प्लान यहीं खत्म होता है और नेक्स्ट फिर 2012 में 5 ईयर प्लान आता है। तो 12th 5 ईयर प्लान, जो कि ये इंडिया का आखिरी 5 ईयर प्लान है, वो कब, उसका टाइम पीरियड क्या है 2012 से 17। ठीक है। तो ये 12वीं 5 वर्षीय योजना, इसका सब टाइटल क्या रखा गया था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। क्लियर है। इसका ये मोटो है। अब कंडीशन अगर हम देखें लॉन्च के समय, तो ये जो प्रीवियस 5 ईयर प्लान था वही कंडीशन होगी। तो क्या हो गया, पहला कंडीशन, ग्लोबल इकोनॉमी वाज गोइंग थ्रू अ सेकंड फाइनेंशियल क्राइसिस, मीन्स कि ये जो सेकंड वाला जो यूरो वाला क्राइसिस जो चल रहा था 2011-12 वाला, वो चल रहा था इस समय, क्योंकि ये 12 में आएगा। तो ये एकदम लेटेस्ट वाला इसका जो क्राइसिस है लेटेस्ट चल रहा है। डेप्ट प्रॉब्लम ऑफ यूरोजोन, ये जो क्राइसिस है इसी से रिलेटेड है। ये यूरोजोन में कई ऐसे नहीं कि सिर्फ छोटे छोटे देश, कई ठीक ठाक से देश बहुत ज़्यादा डेब्ट में फंस चुके थे। उसके बाद इन सब कारणों से क्या था कि जो इन्वेस्टर थे उनमें एक अनसर्टेनिटी आ गई थी, मीन्स कि अनिश्चितता आ गई थी कि क्या होगा अगर हम पैसे लेकर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका हमें कितना फल मिलेगा या क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि देखिए कोई भी इन्वेस्टर तभी लगाएगा जब उसको लगेगा कि मुझे इस जगह पैसा लगाने से प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये इन्वेस्टर में भी एक अनसर्टेनिटी हो गई थी। इसी पृष्ठभूमि पर जब बनता है 12th 5 ईयर प्लान, तो उसमें देखिए पहला एम्फेसिस क्या दिया जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी टू ब्रिंग इकोनॉमी बैक टू रैपिड ग्रोथ। जो 6 पॉइंट पर चला गया था उससे हमको क्या करना है, फिर से ग्रोथ को रैपिड करना है। क्लियर। ग्रोथ
इज बोथ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। ग्रोथ क्या होना चाहिए? इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब कि सबके लिए होना चाहिए, सभी समाज में सभी लोगों को सभी जगह मिले। सस्टेनेबल मतलब कि ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ को बेच के आप ग्रोथ करना चाहते हैं। आप अपनी सस्टेनेबिलिटी समावेशिता को देखते हुए अगर आप कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए ग्रोथ कर रहे हैं, वो ग्रोथ करना है। फिर सोशल सेक्टर का हमको ध्यान रखना है। सोशल सेक्टर मतलब कि समाज के सभी स्तरों पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे स्कूल, बिजली, रोड, ऑल वेदर रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मिलने चाहिए सोशल सेक्टर में, एक समाज के रूप में उन्हें मिलना चाहिए। थर्ड देखें तो एजुकेशन का बात किया गया था। एजुकेशन में क्या बोला गया था कि जो इसका जो इनरोलमेंट है, जैसे आप 2005 में तो यह आ गया था राइट टू एजुकेशन, उसके बाद कहा गया था कि जो इनरोलमेंट हो रहा है, मीन्स जो नाम लिखा रहा है वही काफ़ी नहीं है, जो हायर स्टडीज़ है, हायर स्टडीज़ वो भी ज़रूरी है, मीन्स कि इनरोलमेंट हायर स्टडी में भी होना चाहिए। ठीक है, मीन ईयर मतलब एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग ये इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इनरोलमेंट करने के बाद ऐसा ना कि बच्चा चला जाए, उस सभी बच्चे बहुत आगे तक पढ़ें। जो 5 तक पढ़ता था वो 10 तक में आए, जो 10 तक पढ़ते थे वो 12 तक पढ़े, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो जो एवरेज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो बढ़े। फिर स्वास्थ्य पे ज़्यादा इस पर तवज्जो दी गई। स्वास्थ्य पे क्या था कि इसमें तो कई स्पेसिफिक टारगेट रखे गए थे कि जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उसे डिक्रीज़ करना है। फिर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसे डिक्रीज़ करना है। फिर ये जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसे डिक्रीज़ करना है। तो ये रखा गया था स्वास्थ्य में। प्लस जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, इनके स्वास्थ्य पे ज़्यादा बल देना है, इनके पोषण का ज़्यादा ख्याल रखना है। और प्लस चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये इसका सुधार करना है। ठीक है, तो ये एजुकेशन क्षेत्र में हो गया, ये हेल्थ के क्षेत्र में हो गया। और स्किल डेवलपमेंट की जो रोज़गार जो प्रदान करना है, उसके लिए पहले हम स्किल देंगे। उस स्किल के आधार पर जो इंडस्ट्री में आज की ज़रूरतें हैं उस हिसाब से हम आज स्किल देंगे और उनको एम्प्लॉय करेंगे स्किल में। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर क्षेत्र में रखा गया था कि इसमें हम एक टारगेट रखा गया था कि हम जो विकास है वो 4% लेकर चलेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, ताकि यहाँ भी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ सके। फिर इंडस्ट्री, इस पे ज़्यादा फोकस दिया गया था। इसको बोला गया था कि इसको 10% से विकास करना है, क्योंकि यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है यहाँ। ये ज़्यादा लेबर, ज़्यादा इंजीनियर, ज़्यादा मैनेजर रखने की क्षमता रख सकती है। उसके बाद एक फूड प्रोसेसिंग का नया कॉन्सेप्ट आया था कि जो हमारा जो कृषि है या जो इनका बेचने का तरीका है या बनाने का तरीका है वो ट्रेडिशनल सिस्टम पे चला रहा था। तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में लगाए जाएँ, ताकि ग्रामीण को भी फ़ायदा हो और जो कंपनियाँ इसका काम करें उन्हें भी फ़ायदा हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे काम किया गया। फिर एनर्जी, मीन्स कि एनर्जी कैसा एनर्जी, एक तो कनेक्शन सभी जगह पहुंचाना है, कनेक्शन की बात कही गई थी। एक कहा गया था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे। ठीक है, मीन्स कि अक्षय ऊर्जा पे काम करेंगे। और इसमें कहा गया था कि हम इस 5 ईयर, इस जो टोटल 12 5 ईयर प्लान है उसमें कम से कम 30,000 मेगावाट तो अक्षय ऊर्जा मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी और ऐड करेंगे, मीन्स इतना तो हम प्लस करेंगे। उसके बाद क्या था कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स कि जो ऑल वेदर रोड्स हैं, जो कि सभी, मीन्स कि जैसे अगर किसी का नदी के किनारे घर है तो उसके पुल की व्यवस्था हो, मीन्स कि वो साल भर में हर एक दिन अपने घर आ जा सके, वैसा रोड देना है हर एक ग्राम पंचायत में। क्लियर। फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि टोटल ग्रीन कवर बढ़ाना है हमको अपने देश का। ऐसा नहीं कि सिर्फ विकास करते जाना, अगर किसी भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली इंडस्ट्री आती है तो उसका जो उसके बदले उस कंपनी को क्या करना होगा उसका पूरा एक नियम लेट डाउन किया गया।
उस नियम को एडहेयर करना चाहिए कि अगर वो इतने प्लांट काट रहे तो कितने प्लांट लगाएगी, इतने लोग को विस्थापित कर रही है तो कितना करेगी, अगर एक नदी से पानी ले जा रही है तो उसके बदले कितने जगह पे क्या चीज़ें लगाएंगी। तो ये इन्वायरमेंट क्षेत्र में भी काम किया गया। फिर सर्विस डिलीवरी, सेवा प्रदान करना, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है कि जो सर्विसेज एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए उसमें बढ़ोतरी हो, जैसे बैंक फैसिलिटी हो, तो जहाँ बैंक नहीं है वहाँ बैंक शाखाएं खोलें, और जो लोग अभी भी बैंक से दूर हैं वो बैंक में अपना आसानी से काम कर सकें। पहले क्या था कि एक छोटे गाँव में आपको बैंक नहीं देखने को मिलता था, तो इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया ताकि जो सर्विसेज हैं वो ग्रामीण स्तर तक पहुँच जाएँ। इसके बाद क्या होता है कि देखिए ये कब, इसका अगर हम ईयर अब देखते हैं 2012 से 2017 था। इसी बीच में 2014 में सरकार चेंज होती है, एनडीए की गवर्नमेंट बनती है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो ये क्या करते हैं, इस 5 ईयर प्लान को ये आगे तो बंद कर ही देते हैं, बट योजना आयोग को ये 2015 में ही बंद कर देते हैं। 14 में डिक्लेयर हो गया तो 2015 से ये लागू हो गया था 1 जनवरी से। तो ये क्या होता है कि इसके जगह पे नीति आयोग आ जाता है। तो जी ये 5 ईयर प्लान की जो परिकल्पना थी यही लगभग ख़त्म हो जाती है, और इस पर काम भी आगे चल के ज़्यादा नहीं होता है। इस 5 ईयर प्लान के लास्ट ईयर में भी कुछ नहीं होता, ये प्लान कंटिन्यू रहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सिस्टम से उन्हें बाहर आना था, तो ये इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और आखिर में जब 2017 में इसका जब कार्यकाल पूरा होता है तो इसे समाप्त कर दिया जाता है, और नेक्स्ट 5 ईयर प्लान अब नहीं आती है। इसके मेन कारण ये है कि इसमें 5 ईयर प्लान के थ्रू कई स्टेट को ग्रांट देने की भी इसमें सिफारिशें होती थी। तो ये ग्रांट में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाते थे, जहाँ विरोधियों की सरकार है वहाँ नहीं ग्रांट देना है, जहाँ अपनी पार्टी सरकार है वहाँ देना है। तो इसलिए क्या किया गया कि नीति आयोग बनाया गया कि एक एडवाइजरी बॉडी रहेगी जिसे ग्रांट के लिए परमिशन देने का कोई अधिकार नहीं है। वो एक एडवाइस करेगी और रूपरेखा तैयार करके देगी कि हमें इकोनॉमिक रूप से किस तरफ बढ़ना है, बट उनका कोई ग्रांट में या किसी पैसे में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। और जो प्लानिंग का मेन कॉन्सेप्ट है प्लानिंग, वो इतने बड़े देश के लिए एक सेंटर प्लानिंग ना हो करके प्लानिंग का विकेंद्रीकरण हो। मीन्स कि पूरे देश के लिए एक प्लान ना बन करके जो स्टेट में ज़रूरतें हैं, जो लोकल स्तर पे ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों के हिसाब से प्लान बने और उस प्लान पे काम किया जाए ताकि वो फ्री रहें। तो इन सब के रीजनिंग की वजह से इस 5 ईयर प्लान की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया, और ये 2017 के बाद हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान बंद हो गया है। तो ये आखिरी था, मीन्स कि 12वां के बाद 13वां 5 ईयर प्लान इंडिया में नहीं आया है। तो होप कि आपको ये सारे 5 ईयर प्लान क्लियर हो गए होंगे, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ पूछना है तो। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, यहाँ से PDF ले लीजिए, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपडेटेड रहें सभी चीज़ों से। तो धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू। होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, रखता हूँ।